हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं चंद्रसेन सर आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी से पहला लेसन जीवों में जनन का दूसरा भाग बताने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन क्या है। इसके पिछले वाले भाग में हमने बताया था लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होते हैं। इसमें हमने बताया था अलैंगिक जनन जो होता है उसमें सिर्फ एकल जनक की आवश्यकता होती है, और जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। तो आज हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है। देखिए, उसके बारे में हम आपको इजी से इजी भाषा में समझाना चाहते हैं। देखिए, हेडिंग डालेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हमने लिखाया था पिछले भाग में कि इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन हमने बताया था इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। तो इसके अंतर्गत हमने बताया कि दो विपरीत जनक जो होते हैं वो एक होता है नर, एक कौन होगा? नर, और दूसरे क्या? मादा। कहने का मतलब दो विपरीत जनक की अगर हम बात करें तो नर मतलब नरलिंग और मादा मतलब मादालिंग। देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं कैसे होता है लैंगिक जनन जीवों में। देखिए, एक है नर, इनको कहते हैं मेल, या तो इसको कहा जाता है पुरुष, और नहीं तो समझने के लिए इनको कहते हैं वर। क्या कहते हैं? वर। अब देखिए, दूसरा जो लिंग है वो है मादा। मादा को कहते हैं फीमेल या महिला या वधु। कहने का मतलब है ये जो दोनों विपरीत लिंग हैं, एक नर लिंग है और दूसरा कौन सा लिंग है? मादा लिंग है। अगर हम बात करें लैंगिक जनन क्रिया कैसे इसमें होती है तो देखेंगे जो नर होते हैं अगर वे 11 से 13 वर्ष, कितने वर्ष? 11 से 13 वर्ष के हो जाते हैं, और उतना ही किसमें? मादा में। मादा की बात करें वो भी 11 से 13 वर्ष के जब होंगे तब इस समय को कहा जाता है पुबेरिटी। क्या कहा जाता है? पुबेरिटी। पुबेरिटी का मतलब होता है यौनारंभ। क्या होता है? यौनारंभ। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जब ये 11 से 13 वर्ष के होंगे तो पुरुषों में वीर्य का निर्माण होता है, जिसको कहते हो आप सेमन। और फिर अगर मादाएं जो हैं 11 से 13 वर्ष की होंगी तो इनमें मासिक चक्र का स्राव होता है। मासिक चक्र का स्राव होगा। इसे इंग्लिश में कहा जाता है
मेनस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहते हैं? मेनस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब अगर बात करें तो पुरुषों में वीर्य के दौरान शुक्राणु का निर्माण होता है और मादाओं में मासिक चक्र के दौरान अंडाणु का निर्माण होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि यहां पर वीर्य के दौरान किसका निर्माण हो रहा है? शुक्राणु का, जिसको कहते हैं स्पर्म। और महिलाओं में मासिक चक्र के दौरान अंडाणु का निर्माण हो रहा है। अंडाणु, जिसको कहते हैं ओवम। ओवम। अब देखिए, इतनी क्रिया जब हो जाती है नर में इस प्रकार से और मादा में इस प्रकार से जब क्रियाएं हो जाती हैं, तो आपको पता है कि जो नर होते हैं या तो जो मानव होते हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर जहां पे पूरा गुणसूत्र लिखे होते हैं, हम उनको कहते हैं 2n। कहने का मतलब डिप्लॉयड। यहां भी लिख लेंगे 2n, मतलब क्या? डिप्लॉयड। 2n का मतलब डिप्लॉयड। अब अगर बात करें कि जब ये नर 11 से 13 वर्ष का होगा और उसमें वीर्य का फॉर्मेशन होता है, वीर्य बनता है, तो यहां पर एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं अर्ध सूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और अगर यहां भी बात करें तो यहां भी होगा अर्ध सूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब ये होगा, जब पुरुषों में वीर्य का निर्माण हो रहा होता है तो उस समय जब शुक्राणु बनेंगे तो शुक्राणु में ये जो मेन गुणसूत्र की संख्या है 46। अर्ध का मतलब होता है आधा। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाना? आधा हो जाना। देखेंगे यहाँ पे अगर 46 है गुणसूत्र, तो जो पुरुष के वीर्य में शुक्राणु बन रहा है, इसमें गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी 23। और जो महिला में अंडाणु बना है, इसमें गुणसूत्र की संख्या भी हो जाए कितनी? 23। क्योंकि कौन सी विभाजन है? अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ऐसा होगा, ये जो गुणसूत्र नंबर है कितने हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। अगर ये पूरा द्विगुणित है, डिप्लॉयड है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिप्लॉयड मतलब यन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड मतलब यन। ठीक, अब इतनी बातें समझ में आ गई। आगे आगे ये जो वीर्य है पुरुषों में या तो महिलाओं में मासिक चक्र के दौरान अंडाणु बना है, इनको कहा जाएगा युग्मक। क्या कहा जाएगा? युग्मक। युग्मक को इंग्लिश में कहते हैं गैमेट। गैमेट। अगर देखा जाए तो जो गैमीट है, युग्मक जो है, वो कौन है? शुक्राणु। और यहां भी अगर बात करें युग्मक की, तो युग्मक कौन है? अंडाणु। युग्मक कौन है? अंडाणु। अब नर और मादा जो है, नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक क्रिया होगी जिसे कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा, ये दोनों जब मिलेंगे, तो इसकी फलस्वरूप बनता है युग्मनज। क्या बनता है?
युगमनज। अब देखिए ये युगमनज बना है जो, अगर हम बात करें युगमनज की तो यहाँ पे आप देखेंगे युगमनज में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। तो 23 इधर से है अंडाणु की तरफ से और 23 कहाँ से है शुक्राणु की तरफ से। 23 मिलकर कितने हो गए 46। कितने हो गए 46। फिर अगर बात करें यहाँ पे n था और यहाँ भी n था, n और n मिलके कितने हो गए 2n। हमने आपको बताया जहां पूरा गुणसूत्र लिखा हो उसको कहा जाता है डिप्लॉयड या तो कहा जाता है द्विगुणित। अगर हम यहाँ बात करें युग्मनज की तो युग्मनज कैसा दिख रहा है द्विगुणित, तो यहाँ पे आप पूरा लिख सकते हो द्विगुणित युग्मनज। कैसा युग्मनज बना है द्विगुणित युग्मनज, या तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डिप्लॉयड जाइगोट। क्या कहते हैं डिप्लॉयड जाइगोट। अब अगर बात करें डिप्लॉयड जाइगोट की तो इस डिप्लॉयड जाइगोट में होता है समसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के दौरान भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का जब निर्माण हो जाएगा तो इसमें आगे भी होता है समसूत्री विभाजन। भ्रूण का जो निर्माण होता है तो इसमें आगे होगा जब समसूत्री विभाजन, तो समसूत्री विभाजन के दौरान शिशु बन जाएंगे। क्या बनेंगे शिशु बन जाएगा, इसको कहते हैं चाइल्ड। और इस भ्रूण को इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो शिशु का निर्माण हुआ है वो किस रूप में हुआ है। तो यहाँ देखेंगे नर जो होता है उनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं यक्स और वाई। मादा में जो गुणसूत्र होता है वो होता है यक्स। कहने का मतलब है मादा में मासिक चक्र के दौरान जब अंडाणु का निर्माण होता है तो सिर्फ एक अंडाणु का निर्माण ही होता है, और ये जो अंडाणु होंगे उनमें ये जो गुणसूत्र है वह क्या होगा सिर्फ और सिर्फ कितना होगा यक्स होगा। बात करें इधर नर में वीर्य का फॉर्मेशन होता है, उनके साथ जो शुक्राणु होते हैं वो करोड़ों की संख्या में होते हैं। कितनी संख्या में होते हैं करोड़ों की संख्या में होते हैं। अगर देखा जाए तो जो करोड़ों की संख्या में शुक्राणु होंगे वो एक्स वाई इसी तरह होते हैं। तो हम यहाँ पे समझने के लिए किसी एक को ले लेते हैं शुक्राणु को। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे लिया है किसको वाई को ले लिया। ठीक, जब वाई को ले लिया तो यहाँ पे देखेंगे जब निषेचन के दौरान यक्स और वाई, कहने का मतलब शुक्राणु और कौन अंडाणु, जब शुक्राणु और अंडाणु मिल रहे हैं तो निषेचन की क्रिया हो रही है। तो अंडाणु जो है वो है एक्स और आपका शुक्राणु क्या है वाई। तो यहाँ पे यक्स वाई दोनों हो जाएंगे यक्स और कौन होगा वाई। अगर देखा जाए तो यक्स वाई जो ये हुआ है वह क्या है नर है। क्या है नर, जिसे आप कह सकते हो पुत्र। क्या कह सकते हो पुत्र। तो इस तरह से संपूर्ण लैंगिक जनन की क्रिया होती है। जैसे बात करें फिर से एक बार समझने का प्रयास करिए, लैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर होते हैं तो दूसरा कौन होता है मादा। फिर बात करें ये जो नर है नर को इंग्लिश में कहते हैं मेल और मादा को इंग्लिश में कहते हैं फीमेल। दूसरे भाषा में नर को कहते हैं पुरुष, मादा को कहते हैं महिला। तीसरे भाषा में नर को कहते हैं वर और मादा को कहते हैं वधू। जब ये सिस्टम हो जाएगा तो इस वर में 11 से 13 वर्ष में
वीर्य का फॉर्मेशन होता है। और यही हाल इधर है, महिलाओं में 11 से 13 वर्ष में किसका मासिक चक्र का फॉर्मेशन होगा, स्राव होगा। अब देखिए यहाँ वीर्य के साथ कौन बन रहा है, शुक्राणु। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेनस्ट्रुअल साइकिल के साथ कौन बन रहा है, अंडाणु। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया गुणसूत्र संख्या 46 है, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप कितनी हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी गुणसूत्र संख्या। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ भी कितनी होंगी, आधी होंगी। और जब दोनों लोग मिल जाएंगे, नर और मादा जब मिलेंगे, तो फिर से गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 46। और यन क्या हो जाएंगे, 2n। इसी को कह दिया जाता है युग्मनज। युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। और उस भ्रूण से क्या बन जाता है, भ्रूण से बन जाता है शिशु। अगर यहाँ पे देखा जाए तो नर से हमने यक्ष को लिया है, और मादा तो ऑलवेज एक्स है ही, और नर से क्या लिया, वाई को लिया। जब यक्ष वाई दोनों लोग मिलेंगे तो बन जाएंगे नर, यानी पुत्र। इस तरह से लैंगिक जनन की क्रिया पूर्ण होती है। थैंक यू, धन्यवाद।